नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितनी अजीब और जादुई सी चीजें होती रहती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे गर्मियों में रखा दूध एकदम से फट जाता है, या फिर लोहे की कोई नई चीज लाओ और कुछ दिन छोड़ दो तो उस पर भूरा भूरा सा कुछ जम जाता है। जंग जिसे कहते हैं। हाँ, जंग। अंगूर रखे रखे खट्टे हो जाते हैं, खाना पक जाता है। यहाँ तक कि जो खाना हम खाते हैं वो पच कैसे जाता है, या जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या होता है। बिल्कुल। ये सब रोजमर्रा की बातें हैं, लेकिन इनकी पीछे का विज्ञान देखेंगे तो कमाल का है। इन सब में एक चीज कॉमन है, जो चीज शुरू में थी उसकी शक्ल, सूरत, पहचान सब बदल गई। सही कहा। दूध अब दूध नहीं रहा, लोहा अब सिर्फ लोहा नहीं। हाँ, ये सब असल में रासायनिक बदलाव है। इन्हीं को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। और ये लगातार हमारे आसपास हो रही हैं, कभी धीरे कभी तेज। तो आज हम इसी दुनिया की थोड़ी गहराई में उतरने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं और इन्हें कागज पर कैसे दिखाते हैं, मतलब समीकरण क्या हैं। ठीक है। और ये सारी जानकारी हमने ली है कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय से। कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के सबसे दिलचस्प और जरूरी हिस्सों को समझें। हाँ, हमारा लक्ष्य यही है कि हम न सिर्फ ये जानें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, बल्कि ये भी महसूस कर सकें कि इसे पहचानने के तरीके क्या हैं और इन्हें लिखने का, मतलब समीकरण बनाने का क्या मतलब है। हम्म। और साथ ही इन अभिक्रियाओं के जो अलग-अलग प्रकार हैं, उन्हें भी उदाहरणों के साथ समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। मान लीजिए कोई बदलाव हो रहा है, तो हमें पक्के तौर पर कैसे पता चलेगा कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, कोई मामूली फिजिकल चेंज नहीं। क्या इसके कुछ खास लक्षण या संकेत होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। आमतौर पर हम 4 मुख्य संकेतों पर ध्यान देते हैं, जिनसे पता लग सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा, क्या है वो। पहला, पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, मतलब जैसे कोई ठोस चीज द्रव या गैस बन जाए या उल्टा हो। दूसरा, रंग में बदलाव आ सकता है। तीसरा, कोई गैस निकल सकती है, जैसे बुलबुले उठना। और चौथा, तापमान बदल सकता है चीज, या तो गर्म हो सकती है या ठंडी। ओके। और ये जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में चारों संकेत दिखें, कोई एक या दो भी दिख सकते हैं। अच्छा, तो किताब में जो पहला प्रयोग है वो मैग्नीशियम रिबन जलाने वाला, उसमें ये संकेत दिखते हैं क्या। हाँ, बिल्कुल दिखते हैं। देखिए, उसमें क्या होता है कि एक मैग्नीशियम धातु का फीता लेते हैं, है ना। हाँ। उससे पहले रेगमाल से साफ करना पड़ता है। क्यों, मतलब क्यों साफ करते हैं। वो इसलिए कि उसके ऊपर ना हवा से रिएक्शन करके एक परत जम जाती है, ऑक्साइड या कार्बोनेट की। वो हटानी पड़ती है ताकि शुद्ध मैग्नीशियम जले। ओके, समझ गया। फिर उसे चिमटे से पकड़कर जलाते हैं। और हाँ, सावधानी जरूरी है, आंखों पर चश्मा वगैरह। किताब में लिखा भी है। और जलने पर क्या दिखता है एकदम। जैसे ही जलाते हैं ना, बहुत तेज चमकदार सफेद रोशनी निकलती है। आंखों को चौंधिया देती है वो रोशनी। वाह। और जलने के बाद पीछे बचता है एक सफेद पाउडर, राख जैसा। ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो इसमें संकेत क्या हुए, अवस्था बदल गई ठोस से पाउडर। बिल्कुल, रंग भी बदला, चमकदार धातु से सफेद पाउडर। और जलने में गर्मी और रोशनी तो निकली ही, तापमान बदला। तो कई सारे संकेत मिल गए एक साथ। ये तो वाकई काफी स्पष्ट है। अब इस पूरी प्रक्रिया को अगर किसी को संक्षेप में बताना हो तो कैसे लिखेंगे। इसका एक तरीका है शब्द समीकरण। जैसे इस मामले में हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ तीर के बाईं ओर लिखी चीजें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये अभिकारक कहलाती हैं, यानी जिन्होंने रिएक्शन में हिस्सा लिया। अच्छा, रिएक्टेंट्स। हाँ, रिएक्टेंट्स। और तीर के दाईं ओर लिखी चीज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उत्पाद है, मतलब प्रोडक्ट, जो नई चीज बनी। और तीर दिखाता है कि रिएक्शन किस दिशा में हुआ। शब्दों से तो समझ आ गया, लेकिन क्या ये तरीका वैज्ञानिकों के लिए काफी है। शायद नहीं, थोड़ा लंबा भी है। आज सही कह रहे हैं। शब्द समीकरण बस एक शुरुआती समझ देता है। असली केमिस्ट्री में हम सिंबल्स और फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो मैग्नीशियम वाली अभिक्रिया को हम ऐसे लिखेंगे Mg+O2, तो चेंजिंग इनटू MgO। यहाँ Mg मैग्नीशियम का सिंबल है, O2 ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला है, क्योंकि ऑक्सीजन नेचर में O2 के रूप में मिलती है। 2 एटम वाला मॉलिक्यूल। बिल्कुल। और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। ये तरीका ज्यादा छोटा है और ज्यादा जानकारी देता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, किताब कहती है कि ये समीकरण Mg+O2 चेंजिंग इनटू MgO अभी अधूरा है।
इसे कंकाली या ढांचा समीकरण कहा गया है। इसे संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये संतुलन का क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये जुड़ा है केमिस्ट्री के एक बेसिक प्रिंसिपल से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सही। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्वेशन। हाँ, नवी में पढ़ा था कि मास न बनता है न नष्ट होता है। हाँ, वही नियम ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो कोई एटम बनता है न खत्म होता है, बस उनकी अरेंजमेंट बदल जाती है। ओके। तो मतलब जितने एटम किसी एलिमेंट के रिएक्शन से पहले थे अभिकारक में, उतनी ही बाद में उत्पाद में भी होना चाहिए। बिल्कुल, तराजू बराबर रहना चाहिए एटम्स के हिसाब से। तो फिर Mg + O2 MgO में क्या गड़बड़ है? कहाँ बिगड़ा संतुलन? देखिए, तीर के बाईं तरफ ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? O2। मतलब 2। हाँ, और दाईं तरफ MgO में सिर्फ 1? अरे हाँ, एक ऑक्सीजन कहाँ गया? गायब तो हो नहीं सकता। इसीलिए ये समीकरण असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है। इसे ठीक करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और इसे ठीक करने का मतलब बैलेंस करने का तरीका क्या है? किताब में हिट एंड ट्रायल विधि का जिक्र है। सुनने में तो तुक्के जैसा लग रहा है। हाँ, है तो थोड़ा अंदाज और जांच का तरीका ही, पर लॉजिकल है। हम ना फॉर्मूला के सामने सही नंबर लगाकर, जिन्हें गुणांक या कोएफिशिएंट कहते हैं, एटम्स को बराबर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे, फॉर्मूला के अंदर कुछ नहीं बदलते। अच्छा, फॉर्मूला नहीं छेड़ना। बिल्कुल नहीं। चलिए, किताब में दिए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। लोहे Fe की भाप H2O से अभिक्रिया Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। ये समीकरण साफ तौर पर असंतुलित है। हाँ, दिख रहा है। लेफ्ट में 1 Fe, राइट में 3, ऑक्सीजन भी 1 और 4, हाइड्रोजन वो बराबर है शायद। हाँ, दोनों तरफ 2। हाँ, हाइड्रोजन अभी बराबर दिख रहे हैं। चलिए, इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसे किताब में बताया है। ठीक है। पहला स्टेप, हर फॉर्मूला को एक काल्पनिक बक्से में बंद मान लें ताकि हम उनके अंदर कुछ न बदले। Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। ओके। दूसरा स्टेप, दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स गिने, LHS RHS। Fe13 H22 O14। तीसरा स्टेप, सबसे जटिल दिखने वाले फॉर्मूला से शुरू करना अक्सर आसान है। यहाँ Fe3O4 है। इसमें ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। इन्हें बैलेंस करने के लिए बाईं तरफ H2O के सामने 4 लगा देते हैं। Fe + 4H2O = Fe3O4 + H2। अच्छा, अब ऑक्सीजन बराबर हो गए 4-4। हाँ, पर अब चौथा स्टेप, हाइड्रोजन की गिनती बिगड़ गई। बाईं तरफ 4 × 2 यानी 8 हाइड्रोजन हो गए। ओ हाँ। तो दाईं तरफ H2O के सामने भी 4 लगाकर इसे 8 कर देते हैं। Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए 8-8। बचा लोहा। हाँ, पांचवा स्टेप, लोहा। दाईं तरफ 3Fe है, तो बाईं तरफ Fe के सामने 3 लगा देते हैं। 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। हो गया, अब सब बराबर हैं। छठा स्टेप, आखिरी जांच। LHS Fe = 3, H = 8, O = 4। RHS Fe = 3, O = 4, H = 8। सब बराबर, तो संतुलित समीकरण है 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2O। वाह, लेकिन सच में एक पहेली सुलझाने जैसा है, जहां आपको टुकड़ों को सही जगह फिट करना है ताकि सब कुछ बराबर हो जाए। ये सिर्फ नियम मानने की बात नहीं, बल्कि प्रकृति के हिसाब किताब को सही ढंग से दिखाने का तरीका है। बिल्कुल, और संतुलित समीकरण का महत्व सिर्फ किताबों तक नहीं है। इंडस्ट्री में जब कोई केमिकल बनाया जाता है, तो कितना रिएक्टेंट इस्तेमाल करने पर कितना प्रोडक्ट मिलेगा, इसका सटीक अनुमान इन्हीं बैलेंस्ड इक्वेशन से लगता है। हाँ, वरना नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, अगर अनुपात गलत हुआ तो लाखों का नुकसान हो सकता है। अच्छा, किताब में एक और बात थी, समीकरण को और ज्यादा जानकारी देने वाला बनाने के लिए भौतिक अवस्था के संकेत लिखना, जैसे S, L, G, AQ। इनका क्या मतलब है? ये सिंबल्स बताते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फिजिकल स्टेट में है। S का मतलब ठोस, सॉलिड, L का मतलब द्रव, लिक्विड, G का मतलब गैस, और AQ का मतलब जलीय विलयन
यानी पानी में घुला हुआ। अच्छा। तो हमारे लोहे वाले समीकरण को हम और बेहतर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 3FeS plus 4H2OG gives Fe3O4S plus 4H2G। यहाँ H2O के साथ G लिखने का मतलब है कि पानी को भाप के रूप में इस्तेमाल किया गया है, लिक्विड पानी नहीं। समझ गया। और कभी-कभी तीर के ऊपर या नीचे भी कुछ लिखा होता है, जैसे तापमान या दबाव। हाँ, वो रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी कंडीशंस होती हैं। जैसे मेथनॉल बनाने की एक अभिक्रिया है COG plus 2H2G gives CH3OHL। ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती। इसके लिए 340 वायुमंडलीय दाब ATM चाहिए होता है। तो वो तीर के ऊपर लिख देते हैं। हाँ, 340 ATM तीर के ऊपर लिख देंगे। इसी तरह पौधों में होने वाला फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनता है, वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है। हाँ। तो समीकरण में तीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल लिखते हैं। ये सब जानकारी समीकरण को और मुकम्मल बनाती है। ठीक है, समीकरण लिखना और संतुलित करना समझ आ गया। अब आते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार पर। क्या सभी रासायनिक अभिक्रियाएं एक जैसी होती हैं या उनमें कुछ क्लासिफिकेशन किया जा सकता है? नहीं, सभी एक जैसी नहीं होती। हालांकि बेसिक बात सब में वही है, पुराने केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और नए बनते हैं। लेकिन जिस तरह से ये होता है उसके आधार पर हम रिएक्शंस को कुछ मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? किताब में 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। इनके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है उपचयन अपचयन, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से तो लग रहा है जैसे कुछ जुड़ रहा है। बिल्कुल सही अंदाजा। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक, मतलब रिएक्टेंट्स, आपस में मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा, A+B मिलकर AB बन गया, ऐसा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही, A+B से AB। इसका कोई उदाहरण है किताब में? हाँ, क्रियाकलाप 1.4। इसमें बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो सफेद पाउडर जैसा होता है, एक बीकर में लेते हैं और उसमें धीरे धीरे पानी मिलाते हैं। जैसे ही पानी मिलाते हैं काफी गर्मी निकलती है, बीकर गर्म हो जाता है और एक नया पदार्थ बनता है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अरे, ये तो वही चूना है ना जिसे घरों में वो सफेदी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बिल्कुल वही चूना। और बीकर गर्म हो गया, इसका मतलब इसमें ऊष्मा निकली, हीट। हाँ, आपने सही पकड़ा, ऊष्मा निकली। जिन अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, एक्सोथर्मिक। हाँ, तो चूने में पानी मिलाना एक ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया है। समीकरण है CaOS plus H2OL CaOH2aq प्लस ऊष्मा। और सफेदी से जुड़ा एक और रोचक तथ्य था किताब में। कहते हैं कि सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आती है। ऐसा क्यों? ये बहुत दिलचस्प है। जब हम बुझे हुए चूने CaOH2 का घोल दीवारों पर लगाते हैं, तो ये हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है ना, हाँ, उससे धीरे धीरे रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की एक पतली सख्त परत बन जाती है और यही कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का भी केमिकल फॉर्मूला है। क्या बात है, मतलब दीवार पे मार्बल की परत। हाँ, एक तरह से सोचिए, सफेदी करने से दीवार पर संगमरमर की एक महीन परत बन जाती है जिससे चमक आती है ना कमाल की बात? वाकई कमाल है। रोजमर्रा की चीजों में इतना रसायन विज्ञान छिपा है। इसका समीकरण है CaOH2aq plus CO2G CaCO3S plus H2OL। यहाँ बना हुआ पानी भाप बनकर उड़ जाता है। संयोजन के और क्या उदाहरण हैं? कोयले का जलना एक आम उदाहरण है। CS plus O2G CO2G। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ये भी ऊष्माक्षेपी होगी, जलने में तो गर्मी निकलती है। बिल्कुल, ऊष्माक्षेपी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मिलने से पानी बनना भी संयोजन है और ऊष्माक्षेपी है। 2H2O गैस प्लस O2 गैस 2H2O लिक्विड। ऊष्माक्षेपी के और उदाहरण क्या हैं हमारे जीवन में? प्राकृतिक गैस, मतलब मीथेन CH4 का जलना, जिससे हमें रसोई गैस या बिजली मिलती है, वो एक प्रमुख ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, CO2 गैस प्लस 2H2O गैस प्लस ऊर्जा। यहाँ तक कि हमारा सांस लेना यानी श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन वो भी ऊष्माक्षेपी है। हम जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमें एनर्जी देता है। और CO2 छोड़ते हैं हम। हाँ, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 एक्वस 6CO2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड प्लस ऊर्जा। अच्छा। और एक और उदाहरण, जब हम गीला कचरा जैसे साग सब्जियों के छिलके वगैरह गड्ढे में डालकर खाद कंपोस्ट बनाते हैं तो वो गड्ढा गर्म हो जाता है। वो भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। संयोजन का ठीक उल्टा क्या होगा? यानी जब एक चीज टूटकर दो या ज्यादा चीजों में बिखर जाए। उसे कहते हैं वियोजन, डीकॉम्पोजिशन। इसमें एक अकेला अभिकारक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट देता है। मतलब AB टूटकर A+B बन गया। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं, AB/A+B। क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, इसलिए इसमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। ये एनर्जी ऊष्मा, प्रकाश या बिजली के रूप में हो सकती है। तो एनर्जी के सोर्स के आधार पर वियोजन के भी प्रकार होंगे, जैसे ऊष्मा से होने वाला। हाँ, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्रियाकलाप 1.5 में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेते हैं, FeSO4.7H2O, जो हरे रंग के होते हैं। फेरस सल्फेट, हाँ। उन्हें एक सूखी टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है। गर्म करने पर पहले क्रिस्टल में जो पानी होता है ना, वो भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे रंग बदल जाता है। हरा रंग चला जाता होगा। हाँ, और ज्यादा गर्म करने पर ये फेरस सल्फेट टूटकर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, जो भूरे रंग का ठोस होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैसों में बदल जाता है। गैसें निकलती हैं? हाँ, SO2 और SO3 गैसें निकलती हैं, जिनकी गंध तीखी जैसे जलते हुए सल्फर की होती है वैसी। समीकरण है 2FeSO4s ऊष्मा Fe2O3s प्लस SO2g प्लस SO3g। मपरे, एक चीज से तीन चीजें बन गई। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण ऊष्मीय वियोजन है चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करना। अच्छा, मार्बल वाला। हाँ, वही। इसे गर्म करने पर ये बिना बुझा चूने CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट जाता है। CaCO3s ऊष्मा CaOs प्लस CO2g। यह रिएक्शन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मिलने वाला CaO सीमेंट का मुख्य घटक है। क्या लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भी ऐसा ही कुछ होता है? किताब में उसका भी प्रयोग है। हाँ, क्रियाकलाप 1.6 में सफेद रंग के लेड नाइट्रेट पाउडर PbNO32 को गर्म करते हैं। ऐसा करने पर ना चटकने की आवाज आती है और भूरे रंग का धुआं निकलता है। भूरा धुआं, वो किस चीज का? वो धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का होता है। साथ में पीले रंग का लेड ऑक्साइड PbO ठोस बचता है और ऑक्सीजन गैस O2 भी बनती है। समीकरण है 2PbNO32s तापन 2PbOs प्लस 4NO2g प्लस O2g। ये भी ऊष्मीय वियोजन है। ये तो ही ऊष्मा की बात। क्या बिजली से भी किसी चीज को तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, उसे वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। पानी का वैद्युत अपघटन क्रियाकलाप 1.7 इसका क्लासिक उदाहरण है। पानी को बिजली से तोड़ना कैसे? एक प्लास्टिक के मग में पानी लेते हैं, उसमें एसिड की कुछ बूंदें डालते हैं ताकि बिजली आसानी से पास हो। फिर उसमें 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड डुबोते हैं, जिन्हें बैटरी से जोड़ देते हैं, और इलेक्ट्रोडों के ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख देते हैं। ओके, तो बिजली चालू करने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में जमा होते जाते हैं। और खास बात यह है कि एक टेस्ट ट्यूब जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से जुड़ी है में जमा होने वाली गैस का वॉल्यूम दूसरी टेस्ट ट्यूब जो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से जुड़ी है में जमा गैस के वॉल्यूम से ठीक 2 गुना होता है। 2 गुना? डबल? ऐसा क्यों? और ये गैसें कौन सी हैं? हाँ, डबल। जब इन गैसों की जांच करते हैं तो 2 गुने वॉल्यूम वाली गैस के पास जलती मोमबत्ती ले जाने पर वह पॉप की आवाज के साथ जल उठती है। ये हाइड्रोजन H2 गैस की पहचान है। अच्छा, हाइड्रोजन।
और दूसरी गैस जो कम वॉल्यूम वाली है, उसके पास जलती मोमबत्ती ले जाने पर वह और तेजी से जलने लगती है। ये ऑक्सीजन O2 गैस की पहचान है। तो पानी टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाँ, पानी H2O के टूटने का समीकरण है 2H2OL विद्युत धारा 2H2G प्लस O2G। समीकरण साफ दिखाता है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बनने पर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल बनता है। इसीलिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 गुना होता है। ये तो बड़ा सटीक है। अब तीसरा तरीका प्रकाश से वियोजन, लाइट से। इसे प्रकाशीय वियोजन फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्रियाकलाप 1.8 में सफेद रंग का पाउडर सिल्वर क्लोराइड AgCl एक चीनी मिट्टी की प्याली में रखकर धूप में रख देते हैं। धूप में? तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सफेद रंग गायब होकर धूसर ग्रे सा हो गया है। रंग क्यों बदला? क्योंकि सूरज की रोशनी की एनर्जी ने सिल्वर क्लोराइड को तोड़ दिया है। वो सिल्वर धातु Ag जो धूसर होती है और क्लोरीन गैस Cl2 जो उड़ जाती है में बदल गया है। अच्छा। समीकरण 2AgClS सूर्य का प्रकाश 2AgS प्लस Cl2G। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो हल्के पीले रंग का होता है, वह भी प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। 2AgBrS सूर्य का प्रकाश 2AgS प्लस Br2G। और इसका कोई इस्तेमाल? हाँ, इस रिएक्शन का उपयोग पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। फोटोग्राफिक फिल्म पर AgBr की परत होती थी, लाइट पड़ने पर वो सिल्वर में बदल जाती थी, जिससे इमेज बनती थी। दिलचस्प। तो जैसे संयोजन अभिक्रियाएं अक्सर ऊष्माक्षेपी होती हैं, क्या वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी देनी पड़ रही है, गर्मी, बिजली या रोशनी के रूप में? बिल्कुल सही। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी जो अपने आसपास के वातावरण से ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा सोखती हैं, उन्हें ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। एंडोथर्मिक? हाँ, सभी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं क्योंकि उन्हें बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। किताब में एक और उदाहरण है, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो वे रिएक्शन करके अमोनिया गैस, बेरियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं, और इस प्रोसेस में वे इतनी हीट सोखते हैं कि टेस्ट ट्यूब छूने पर बहुत ठंडी महसूस होती है। अच्छा, अब अगले प्रकार पर चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन का मतलब है किसी को उसकी जगह से हटा देना। यहाँ कौन किसको हटाता है? यहाँ एक ज्यादा क्रियाशील, मतलब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड के सॉल्यूशन में से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। मतलब ताकतवर वाला कमजोर को हटा देता है। हाँ, एक तरह से वही बात है। इसे हम A प्लस BC टोरीविंकुलुम AC प्लस B की तरह समझ सकते हैं, जहां एलिमेंट A एलिमेंट B से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका सबसे जाना माना उदाहरण कौन सा है? क्रियाकलाप 1.9, जिसमें लोहे की कीलों को नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है। ये तो स्कूल में बहुत करते हैं। हाँ, थोड़ी देर बाद अगर कीलों को बाहर निकालें तो उन पर भूरे रंग की एक परत चढ़ी हुई दिखती है और विलयन का नीला रंग भी हल्का पड़ जाता है, कुछ मटमैला सा हो जाता है। ये बदलाव क्यों आया? भूरी परत किस चीज की है और नीला रंग हल्का क्यों हुआ? भूरी परत कॉपर तांबा धातु की है और नीला रंग कॉपर सल्फेट के कारण था, जो अब कम हो गया है। हुआ ये कि लोहा Fe कॉपर Cu से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा, लोहा ज्यादा ताकतवर है कॉपर से। हाँ, इसलिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो लोहे ने कॉपर को उसके घर सल्फेट के साथ कंपाउंड से बाहर निकाल दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट FeSO4 बना लिया। और आयरन सल्फेट का रंग नीला नहीं होता? नहीं, आयरन सल्फेट का रंग हल्का हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हल्का हरा मटमैला हो गया और जो कॉपर बेचारा बेघर हुआ वो कील के ऊपर जम गया। समीकरण FeS प्लस CuSO4Aq इक्वल्स टू FeSO4Aq प्लस CuS। तो क्या इसका मतलब है कि अगर हम कॉपर की कील को आयरन सल्फेट के विलयन में डालें तो कुछ नहीं होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि कॉपर लोहे से कम रिएक्टिव है, वो लोहे को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसी तरह जिंक Zn और लेड Pb भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा,
हाँ, इसलिए अगर जिंक या लेड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो वे भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे। ZnS plus CuSO4Aq equals to ZnSO4Aq plus CuS और PbS plus CuCl2Aq equals to PbCl2Aq plus CuS। ये सब रिएक्टिविटी का खेल है। बहुत दिलचस्प। अब चौथी प्रकार, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। द्वि मतलब दो, तो क्या इसमें 2 बार विस्थापन होता है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें दो कंपाउंड्स के बीच आयनों की अदला बदली होती है, एक्सचेंज होता है आयन्स का। जैसे अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स AB और CD हैं तो वे रिएक्शन करके AD और CB बना लेंगे। मतलब पार्टनर बदल लिए, A ने D को पकड़ लिया, C ने B को। हाँ, कुछ वैसा ही। आयनों का आदान प्रदान हुआ। इसका प्रयोग क्या है? क्रियाकलाप 1.10। इसमें एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट Na2SO4 का सॉल्यूशन लेते हैं और दूसरी में बेरियम क्लोराइड BaCl2 का सॉल्यूशन। दोनों ही रंगहीन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही इन दोनों को मिलाते हैं तुरंत एक सफेद रंग का अघुलनशील ठोस पदार्थ बन जाता है जो सॉल्यूशन में नीचे बैठने लगता है या उसे धुंधला बना देता है। सफेद ठोस चीज वो क्या है और ये बनी कैसे? ये सफेद ठोस बेरियम सल्फेट BaSO4 है। इसे अवक्षेप कहते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, नीचे बैठ जाता है। जिन रिएक्शंस में अवक्षेप बनता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, प्रेसिपिटेट। हाँ, यहाँ हुआ क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO4 में सोडियम आयन Na+ और सल्फेट आयन SO4 2- थे। बेरियम क्लोराइड में बेरियम आयन Ba2+ और क्लोराइड आयन Cl- थे। जब इन्हें मिलाया तो बेरियम आयन Ba2+ ने सल्फेट आयन SO4 2- के साथ जोड़ी बना ली, जिससे BaSO4 का सफेद अवक्षेप बन गया। ओके। और सोडियम आयन Na+ ने क्लोराइड आयन Cl- के साथ जोड़ी बना ली, जिससे सोडियम क्लोराइड बना जो पानी में घुलनशील है और सॉल्यूशन में ही रहता है। ओके। समीकरण Na2SO4Aq plus BaCl2Aq gives BaSO4S plus 2NaClAq। आपने देखा, आयनों की अदला बदली हुई, इसीलिए ये द्विविस्थापन है। समझ गया। तो ये 4 मुख्य प्रकार हो गए: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। अब एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया का जिक्र था, उपचयन और अपचयन, यानी रेडॉक्स। ये क्या होता है? ये वास्तव में रिएक्शंस का एक बहुत ही फंडामेंटल टाइप है जो कई दूसरे प्रकारों में भी शामिल होता है। इसे समझने के लिए क्रियाकलाप 1.11 देखते हैं। एक चीनी मिट्टी की प्याली में थोड़ा कॉपर पाउडर लेते हैं जो भूरे रंग का होता है और उसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होगा कॉपर पाउडर का? थोड़ी देर में देखेंगे कि कॉपर पाउडर की सतह काली पड़ गई है। ये काला पदार्थ कॉपर ऑक्साइड CuO है। यहाँ हुआ क्या, कॉपर Cu ने हवा की ऑक्सीजन O2 से संयोग कर लिया, जुड़ गया उससे। अच्छा। 2Cus plus O2G तापन 2CuOS। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या उससे हाइड्रोजन निकलती है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। तो यहाँ कॉपर का उपचयन हुआ। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। और अपचयन इसका उल्टा होगा? बिल्कुल, रिडक्शन। अब मान लीजिए हम इस गरम काले कॉपर ऑक्साइड COU के ऊपर से हाइड्रोजन गैस H2 पास करें तो हम देखेंगे कि काली परत फिर से भूरी हो गई। मतलब वापस कॉपर बन गया? हाँ, वापस कॉपर बन गया और साथ में पानी H2O बनता है। समीकरण CuOS plus H2G तापन Cus plus H2OL। यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटती है या उसमें हाइड्रोजन जोड़ती है तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। तो यहाँ CuO का अपचयन हुआ। लेकिन इस दूसरी अभिक्रिया में H2 का क्या हुआ? उसमें तो ऑक्सीजन जुड़ गई ना H2O बनाने के लिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही तो खास बात है। इस अभिक्रिया में CuO का अपचयन होकर Cu बना और H2 का उपचयन होकर H2O बना। उपचयन और अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं। अच्छा, अकेले नहीं होते? नहीं,
एक पदार्थ ऑक्सीजन देता है यानी अपचयित होता है, तो दूसरा उसे लेता है यानी उपचयित होता है। इसीलिए ऐसी अभिक्रियाओं को मिलाकर रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। असल में ये इलेक्ट्रॉनों का लेन देन है, पर अभी के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जुड़ने हटने से समझना काफी है। तो इसका मतलब है कि वो जो शुरू में मैग्नीशियम रिबन का जलना था, Mg+O2 MgO, वो भी एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। उसमें मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा था। एकदम सही। मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है ऑक्सीजन जुड़ने से, और ऑक्सीजन का अपचयन। जिंक ऑक्साइड की कार्बन से क्रिया ZnO+C Zn+CO में ZnO अपचयित हो रहा है जिंक में, और कार्बन उपचयित हो रहा है CO में। मैंगनीज डाइऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया MnO2+4HCl MnCl2+2H2O+Cl2 में MnO2 अपचयित हो रहा है और HCl उपचयित। रिडॉक्स अभिक्रियाएं हर जगह हैं। और किताब के अंत में उपचयन के कुछ दैनिक जीवन के प्रभावों का जिक्र है। संक्षारण और विकृत गंधिता, क्या ये भी ऑक्सीडेशन से जुड़े हैं? हाँ, ये उपचयन के कह सकते हैं नेगेटिव प्रभाव है। संक्षारण का मतलब है धातुओं का धीरे धीरे खराब होना जब वे अपने आसपास की चीजों जैसे नमी, हवा, ऑक्सीजन, एसिड वगैरह के संपर्क में आती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। हाँ, सबसे आम उदाहरण वही है। वो लाल भूरी परत असल में आयरन ऑक्साइड है, जो लोहे के ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करने पर बनता है। ये एक धीमी उपचयन प्रक्रिया है। इसी तरह चांदी का काला पड़ना, हाँ, गहने काले पड़ जाते हैं, वो सिल्वर सल्फाइड बनने से होता है। हवा की सल्फर गैसों से, या तांबे पर हरी परत जमना, वो कॉपर कार्बोनेट होता है। ये सब संक्षारण है, मतलब ऑक्सीडेशन का नतीजा। और इससे होने वाला नुकसान तो हम देखते ही हैं। पुल, जहाज, गाड़ियां, रेल की पटरियां, इन सब को जंग से बचाने में कितना पैसा खर्च होता होगा। बिल्कुल, संक्षारण एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है। दुनिया भर में हर साल अरबों डॉलर सिर्फ जंग से खराब हुई चीजों को बदलने या उनकी मरम्मत करने में खर्च हो जाते हैं। और ये दूसरा शब्द, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, ये क्या है? विकृत गंधिता का संबंध खाने की उन चीजों से है जिनमें तेल या फैट होता है, वसा। अच्छा, ऑयली चीजें। हाँ, जब ऐसी चीजें हवा के संपर्क में आती हैं तो उनमें मौजूद फैट और तेल का उपचयन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इस ऑक्सीडेशन के कारण उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हाँ, जैसे पुराने रखे हुए चिप्स या नमकीन या मेवों में एक अजीब सी बासी गंध और स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, वही विकृत गंधिता है। हाँ, अनुभव किया है। तो इससे बचने के क्या तरीके हैं? चिप्स के पैकेट तो फूले हुए रहते हैं, उनमें हवा भरी होती है। उनमें हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन क्यों? चिप्स बनाने वाले पैकेट से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन एक कम रिएक्टिव गैस है, वो आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं करती, इससे चिप्स ताजे बने रहते हैं। अच्छा, ये बात है। दूसरे तरीकों में खाने की चीजों में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाना शामिल है जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। इन्हें प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, हाँ। और चीजों को वायुरोधी डिब्बों में रखना भी ऑक्सीडेशन को धीमा करने में मदद करता है, क्योंकि हवा मतलब ऑक्सीजन का संपर्क कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे चारों ओर हो रहे हैं बदलावों का आधार हैं, जिन्हें हम अवस्था, रंग, गैस या तापमान में बदलाव जैसे संकेतों से पहचान सकते हैं। और इन बदलावों को सटीकता से दर्शाने के लिए हम रासायनिक समीकरणों का उपयोग करते हैं, जिन्हें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करना जरूरी है। हमने देखा कि ये अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स। हर एक का अपना अलग पैटर्न और महत्व है। हाँ, और ये भी समझा कि एक मौलिक प्रक्रिया उपचयन कैसे हमारे दैनिक जीवन में संक्षारण और विकृत गंधता जैसी समस्याओं के रूप में सामने आती है। रसोई से लेकर बड़े उद्योगों और प्रकृति तक रसायन शास्त्र हर जगह है। बिल्कुल, ये समझना कि पदार्थ कैसे बदलते हैं हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से शायद कंट्रोल करने और उपयोग करने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। वाकई आज काफी कुछ स्पष्ट हुआ। एक सवाल मेरे मन में अब भी घूम रहा है। हमने विस्थापन अभिक्रिया में देखा कि लोहा कॉपर को हटा देता है क्योंकि वो ज्यादा क्रियाशील है। जिंक और लेड भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील हैं। ये क्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी आखिर तय कैसे होती है? क्या तत्वों की कोई निश्चित रैंकिंग या सूची है जिससे हम पहले से अंदाजा लगा सकें कि कौन किसको विस्थापित करेगा?
और क्या इस क्रियाशीलता के पीछे कोई गहरा पैटर्न या कारण छिपा है? ये एक शानदार सवाल है और रसायन विज्ञान की अगली सीढ़ी की ओर इशारा करता है। हाँ, बिल्कुल। तत्वों की क्रियाशीलता की एक पूरी श्रेणी मौजूद है, जिसे सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अच्छा। इस श्रेणी को समझकर हम कई विस्थापन अभिक्रियाओं के परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं। और हाँ, इस क्रियाशीलता के पीछे तत्वों की अपनी इलेक्ट्रॉनिक संरचना और इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रवृत्ति जैसे गहरे कारण छिपे हैं, जिन्हें समझना रसायन विज्ञान के और भी रोमांचक रहस्यों को खोलता है। दिलचस्प। लगता है जानने के लिए अभी बहुत कुछ है। खैर, आज की इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।